रा भाई डारे थोड़ा बेगा बेगा थे उठ जाओ रे ते बेगा बेगा थे उठ जाओ रे सुबह की पढ़ाई थकी जिंदगी ने बदले देगी बेगा उठा सू याद हुवेला मेंदर जी तक साथी रे। दोस्तों, स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हमारा यानी पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों जो समकालीन विश्व में राजनीति उसका बुक का यानी पहला ही चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन यानी पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पीडीएफ के रूप में डाल रखे हैं, मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है। तो देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है ना। जैसे दे रखा है जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था। तो ये हुआ था 1914 से 18 तक। ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। ये 1914 से 18 तक। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध ऑप्शन में दे रखा है जैसे 1 सितंबर 1939 से। हाँ, ये डेट ध्यान रखनी पूरी, जैसे 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर से ये प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ये आपको पक्का ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों ये 1 सितंबर 1939 से 1 सितंबर 1939 को है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। यानी कब से कब तक, 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन से दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। तो बताओ दोस्तों, दो महाशक्तियां कौन सी थी। दो ही तो महाशक्तियां थी दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है दोस्तों एक तरीके से आप मान लीजिए ये टेस्ट सीरीज ही है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको आते होंगे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। तो देखो, एक तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ रूस, ठीक है। यूएसएसआर और यूएसए यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ रूस, यानी ये दोनों महाशक्तियां जो है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उभर कर सामने आई थी। आपको मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था और दोनों यानी द्वितीय विश्व युद्ध दो ग्रुपों के अंदर बटा हुआ था। आपको मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र संघ, ठीक है। मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र संघ। और मित्र राष्ट्र संघ में जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये शामिल थे। जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी है, जापान है, इटली है। इस प्रकार अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिए थे, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर काटी 12 बजा दी, दोनों बाप रोबा लाया गया। देखो, हिरोशिमा पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और बम को नाम ही लिटिल बॉय, काटी 12 बजा दी वो लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। जबकि नागासाकी शब्द में पहले ना आ रहा, तो ना से याद रखना नो। हाँ, ना नो 9 अगस्त 1945 को आसानी से आप याद रख सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। 9 अगस्त 1945 को यानी नागासाकी पर बम गिराया गया, ठीक है। वो बम का नाम था फेटमैन। दोस्तों बमों के जो क्षमता थी जो 15 से 21 किलोटन क्षमता के बम थे, ठीक है। फिर बाद में तो 1950 के दशक में दोस्तों दोनों महाशक्तियां जो है वो 10 से 15 हज़ार किलोटन क्षमता वाले बमों का प्रयोग करने लग गए हैं। लेकिन पहले जो है बम गिरे थे 15 से 21 किलोटन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो दोस्तों शीत युद्ध का चरम बिंदु ये था क्यूबा मिसाइल संकट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लेना आप। शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी क्यूबा मिसाइल संकट है, जो कि 1962 के अंदर, ठीक है। क्यूबा जो है वो अमेरिका के यानी नीचे स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा की मित्रता जो है वो सोवियत संघ रूस से थी और सोवियत संघ जो है वो क्यूबा की आर्थिक सहायता भी करता था, ठीक है। लेकिन नज़दीक क्यूबा जो है वो अमेरिका के पड़ता था, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब सोवियत संघ 1962 में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है क्यूबा पर, तो अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती हैं, ठीक है। तो ये आप घटना वैसे आपने ध्यान रखा होगा, मैंने करवा रखा है, आप देख लीजिए। और ये क्यूबा मिसाइल संकट है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है 5वां क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन से थे। अभी मैंने बताया था दोस्तों पूरा मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र, देखो ये मैंने बताया था। तो इसमें देखो मित्र राष्ट्र संघ की अगुवाई करने वाले प्रमुख देश है जैसे ये हो गए अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये प्रमुख मित्र राष्ट्र संघ की अगुवाई करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और धुरी राष्ट्र में जैसे जर्मनी है, जापान है, इटली जापान, ये प्रमुख हो गए धुरी राष्ट्र संघ में। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र के अगुवाई देश आपको ध्यान रखने पक्के। 7वां क्वेश्चन दे रखा कि अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि अमेरिका जो है दोस्तों पूंजीवाद, देखो पूंजीवाद भी है इनकी, उदारवाद भी है, ध्यान रखना उदारवाद। अमेरिका की विचारधारा देखो उदारवाद भी है,
पूंजीवाद भी हैं और लोकतंत्र भी हैं, ठीक है, लोकतंत्र। तो ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा स्क्रीन पर स्पष्ट नजर तो जाएगा, उदारवाद और लोकतंत्र, ठीक है। उदारवाद और लोकतंत्र, अमेरिका के जो है पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या है, पश्चिमी गठबंधन की बात करें तो पूंजीवाद है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे दे रखा है 8वां क्वेश्चन कि अगस्त 1945 में जापान ने किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए। तो अभी मैंने बता दिया था दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर कब गिरे दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया, 9 अगस्त जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और बम्बों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, ये नाम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 में। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी नाटो की स्थापना यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे दे रखा है दोस्तों कि नाटो का पूरा नाम बताइए। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये देखो इंग्लिश में भी दे रखा है जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का पूरा नाम है, पक्का रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है नहीं। और हमारा 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। जो वार्सा संधि है, जो वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाने जाती है, अब इसका मुख्य कारण क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? तो वार्सा संधि की स्थापना का उद्देश्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप का मुकाबला करना। दोस्तों जो नाटो है अमेरिका द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन, तो इसका यानी मुकाबला करना, ये वार्सा संधि का मुख्य क्या उद्देश्य था, कारण था, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे देखते हैं, तो प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। सीटो का विस्तृत रूप लिखिए, यानी विस्तृत रूप का मतलब यानी इसका पूरा नाम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरा नाम है आप लिख सकते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन या साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो अमेरिका ने, वैसे मार्शल प्लान, जो मार्शल प्लान है वो 1947 से 1952 में दिया गया था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जबरदस्त सहायता करी। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु, ठीक है, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी तो उसके पुनर्गठन हेतु जबरदस्त यानी सहायता करी अमेरिका ने, तो वे मार्शल योजना के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो मार्शल योजना आप याद कर सकते हैं कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जबरदस्त सहायता करी, वे योजना है दोस्तों मार्शल प्लान। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां कि एनपीटी और एलटीबीटी का पूरा नाम बताइए। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि और एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। देखो एलटीबीटी, अब इनसे प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे मैं बता देता हूं आपको। जैसे एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी इसमें पूछा जाएगा कि इसका एलटीबीटी का उद्देश्य क्या है। तो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली जो संधि है दोस्तों, वो है एलटीबीटी। अब प्रश्न पूछिए कि एलटीबीटी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एलटीबीटी की स्थापना कब हुई थी। तो 5 अगस्त 1963 को। कब हुई थी दोस्तों? 5 अगस्त 1963 को। आपको ध्यान रखना है कि एलटीबीटी की जो स्थापना है वो 5 अगस्त 1963 को, 5 अगस्त 1963 को, ये आपको ध्यान रखना, 1963, 5 अगस्त 1963 को जो है वो एलटीबीटी की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न पूछे जाए कि जो एलटीबीटी है वो लागू कब हुई। तो लागू 10 अक्टूबर 1963 को हुई थी। 10 अक्टूबर 1963, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, 10 अक्टूबर 1963, ये आपको ध्यान रखना कि 10 अक्टूबर 1963 को जो है वो एलटीबीटी यानी एक तरीके से लागू हो गई। लेकिन दोस्तों ये एलटीबीटी जो है सीमित परमाणु जो परीक्षण संधि है, ये कहाँ हुई थी दोस्तों? प्रश्न पूछिए कि ये कहाँ हुई थी। तो ये मॉस्को में हुई थी। और इसमें प्रमुख देश कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें प्रमुख यूएसए है, यूएसएसआर है और ब्रिटेन है, ठीक है, दोनों महाशक्ति है और एक ब्रिटेन है। ये प्रमुख ध्यान रखना, एलटीबीटी की बात कर रहा हूँ। एनपीटी दोस्तों, एनपीटी में क्या किया? परमाणु शक्ति संपन्न देश ही परमाणु शक्ति संपन्न, यानी शायद 1 जनवरी की, हाँ सर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने परमाणु का उपयोग अच्छी तरीके से कर लिया, यानी 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने परमाणु का उपयोग कर लिया वो परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाएगी। इनके बाद में जो भी कोई भी जो परमाणु का उपयोग नहीं कर सकता। तो भारत ने दोस्तों एनपीटी यानी इस परमाणु अप्रसार संधि का भारत ने विरोध किया। अब भारत ने इस संधि का विरोध किया यानी एनपीटी का। और ये लागू कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1970 के 5 मार्च 1970 को, यानी एनपीटी लागू कर दी गई थी।
तो ये आपको थोड़े ध्यान रखना है। और परमाणु शक्ति संपन्न देश जिनको वीटो पावर प्राप्त है ये परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाए थे। और भारत ने किस संधि का विरोध किया था? एनपीटी का, यानी परमाणु अप्रसार संधि का। तो ये प्रमुख एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। और 15वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एनक्रुमा थे। दोस्तों हाँ ध्यान रखना, वामे एनक्रुमा भी है, और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर है, इंडोनेशिया के सुकर्णो भी है, घाना के वामे एनक्रुमा भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक है। 5 नेता है, 5 अलग अलग देशों के, जो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो हैं, इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग देशों के। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध आप जानते हैं वैसे कि आपस में विचारधाराओं की लड़ाई है भाई। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जो जब 2 से अधिक देशों के मध्यम तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। हाँ ठीक है, तो या समझ सकते हैं, यानी युद्ध की संभावना होती है, जैसे अर्थात ऐसा लगता है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध होता नहीं है। और शीत युद्ध आपस में विचारधाराओं की लड़ाई को कहते हैं। ठीक है, इसमें हथियारों की होड़ होती है लेकिन यानी हथियार उठाते नहीं है, लड़ाई नहीं करते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो इसमें समझा देता हूँ कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते किसे हैं। तो दोस्तों नव अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है इसकी मैं बात करता हूँ। तो जैसे आपने देखा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो अधिकतर देश थे वो एक तरीके से कमज़ोर और पिछड़े देश थे, और उनके सामने मुख्य चुनौती थी आर्थिक विकास की, यानी अपनी जनता को गरीबी से निकालने के लिए। इसीलिए दोस्तों नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ था। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? तो दोस्तों ये अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में, अल्जीरिया जो शिखर सम्मेलन है इसमें नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए यानी मांग की गई। तो ये आप ध्यान रखना है प्रमुख। और अगला 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष का मूल अभिप्राय क्या है? तो गुट निरपेक्ष का मूल अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता में रहना। ठीक है, ये प्रमुख इसका मूल अभिप्राय है। गुट निरपेक्ष का मूल अभिप्राय क्या है? तो गुट निरपेक्ष का मूल अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता रहना। ठीक है, अगला है 19वां क्वेश्चन की बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? बगदाद समझौता, तो दोस्तों सेंटो नाम से। ठीक है, यानी पहले तो ये बगदाद सेंटो जो है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, ये पहले दोस्तों बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में अब से भी सेंटो कहाँ गया। अब ध्यान रखना 1955 में, ठीक है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आ गया ट्रूमैन सिद्धांत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था इसलिए देखो वापस आ गया ट्रूमैन सिद्धांत। ये ट्रूमैन सिद्धांत किसने दिया था? ये अमेरिकी राष्ट्रपति था दोस्तों ट्रूमैन। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपना सिद्धांत दिया था, ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अपना 21वां क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो 21 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ। हाँ, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। मैं बात बता देता हूँ कि आपको, जैसे बर्लिन की दीवार जो है दोस्तों 1961 में इसका निर्माण हुआ। निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1961 में। अब प्रश्न पूछिए कि ये गिराई कब गई? तो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। अब प्रश्न पूछिए दोस्तों कि बर्लिन किसकी राजधानी? तो जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। ठीक है, अब प्रश्न पूछिए कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो बर्लिन की दीवार की जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। ठीक है, अब और याद रखना है कि बर्लिन की दीवार जो किसका प्रतीक है? तो दोस्तों बर्लिन की दीवार तो पूंजीवादी और समाजवाद दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये हमारे आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर इसी प्रकार से आपको अच्छा लगता रहेगा तो हम आपके सामने बेहतरीन वीडियो के साथ और हाजिर होंगे। दोस्तों देखो 21 क्वेश्चन बताए तो मैंने इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताई है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद हो गए होंगे। और वैसे मैंने ये ग्रुप में डाल भी रखा है, तो ग्रुप में एक बार देख लीजिए और साथ में हमारे दोस्तों यानी रिविजन करते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके साथ कल मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।